अब हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोवेव्स, है कि नहीं। माइक्रोवेव्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज होती है वो भी हम जान लेंगे, और ये माइक्रोवेव जो है वो किस तरह से काम करता है ये भी देखेंगे। तो माइक्रोवेव जो है 100 ना कि 100 मेगाहर्ट्ज से एबव जो होता है फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव होता है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, ये वाला जो वेव है, ये वाला जो सिग्नल है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि जैसे कि लेजर बीम होता है कि नहीं, एक बीम होता है, लेजर वाला होता है ना लाइट, अगर वो लाइट देखोगे तो उसको अगर हम ऑन करेंगे तो उसकी जो एक बीम बनती है ना एकदम स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं। तो उसी तरह का यहाँ पर ना स्ट्रेट जो है लाइन पर ट्रेवल करता है ये वाला माइक्रोवेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को, एंड कैन बी नैरोली फोकस्ड। जैसे आप लेजर लाइट देखते हो एकदम पतला वाला, जिससे फोकस किया जाता है किसी भी टारगेट को, तो वो एकदम नैरो फोकस्ड होता है, पतला होता है ना कि उसका कोई मतलब कि बड़ा होता है, इधर उधर उसका लाइट नहीं जाता, वो एकदम सीधी लाइन पर जाएगा, है कि नहीं, वहीं पर होता है उसका फोकस। वैसे ही इसका माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है ये भी पूरा स्ट्रेट होगा, पूरा स्ट्रेट फोकस होगा इसका भी, है कि नहीं। और इन स्मॉल बीम, इसको मतलब कि हम स्मॉल बीम भी कह सकते हैं कि ये माइक्रोवेव का एक स्मॉल बीम है, राइट। उसके बाद में पैराबोलिक एंटीना, अब ये जो है जिसको फोकस करेगा एक पैराबोलिक टाइप का एंटीना भी हो सकता है, उस एंटीना में ट्रांसरिसीवर भी हो सकते हैं, और दोनों ही नैरोली फोकस्ड भी होना चाहिए और एक्यूरेटली अलाइन भी होना चाहिए, तभी डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा। नहीं तो अगर सिग्नल वीक हो गए तो डेटा ट्रांसमिट सही से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पैराबोलिक एंटीना लाइक डिश टीवी, जैसे कि आप लोग जानते हो डिश टीवी जो है वहां पर देखो एंटीना लग रहते हैं और उसके टॉप पर एक रिसीवर लगा होता है जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है और फोकस कर रहा होता है कहाँ पे, हमारे एंटीना में, है कि नहीं। तो ट्रांसरिसीवर यानी कि ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस और रिसीव करने वाला डिवाइस, दोनों फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने वाला और रिसीव करने वाला एक्यूरेटली अलाइन होना चाहिए। अगर आप अपने जगह पे मतलब जहाँ पे एंटीना लगा है वहां पर जाओ और थोड़ा सा उसके हाथ में सामने में जहां पर वो रिसीव कर रहा होगा उसमें हाथ लगा दो तो आपके जितने भी चैनल है उड़ जाएंगे, आप एक भी चैनल नहीं देख पाओगे, टोटल खत्म। किसी सिग्नल के सामने में ऑब्जेक्ट कोई भी अगर वहां पर आ जाएगा तो वो नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली फोकस्ड होना चाहिए। उसका एक बीम बन रहा है, उस बीम के अगर सामने में आप अगर ना मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हाथ रख देते हैं, तो फिर वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कनेक्शन और स्टेब्लिश नहीं रह पाएगा, डेटा ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया, अगर एक्यूरेट जो है वो नहीं है दोनों का, तो भी वो चैनल नहीं आएगा। उसीलिए यहाँ पर मैंने दिया एग्जाम्पल किस चीज का, डिश टीवी का, है कि नहीं। तो पैराबोलिक एंटीना लाइक डिश टीवी, और ये हायर सिग्नल के लिए होता है, और हायर सिग्नल मतलब कि इस पे आप ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, है कि नहीं, एक ही टाइम पे। और उसके बाद में अगर देखो ट्रांस रिसीवर, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर। एंटेना जो है ये एक्यूरेटली अलाइन होना चाहिए, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों क्या होना चाहिए, एक्यूरेटली अलाइन होना चाहिए। उसके बाद में इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, और उसी के साथ साथ में इसका सेल्यूलर टेलीफोन के लिए भी यूज किया जाता है, और उसके बाद में टेलीफोन कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिश एंटीना है, तो वहां पर देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो कितनी होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज यानी कि 10 to the power 9 इसका फ्रीक्वेंसी होता है। एट द सेम टाइम मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी होता है, सेम टाइम पर ट्रेवल करता है, कितना डेटा यहाँ पर ले जाएगा ट्रांसमिट करने के लिए, कैन कैरी 2,50,000 वॉइस चैनल्स एट द सेम टाइम। कितना, 2,50,000 वॉइस चैनल्स एट द सेम टाइम, और हायर स्पीड में ट्रांसमिट कर सकता है, समझ में आया। तो एक टाइम पर इतना सारा डेटा, और वो भी किसी एक पार्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो ये है हमारा टोटल इस चीज के बारे में, अनगाइडेड मीडिया के माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के बारे में था। अब आगे जो पढ़ेंगे वो क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड
ये अलग टाइप का लिखा हुआ है, मतलब कि अनगाइडेड मीडियम में मिल गया था। जैसे पहले रेडियोवेव, फिर माइक्रोवेव, अब आएगा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव, ये इंफ्रारेड वेव जो है वाइडली यूज होता है किसके लिए? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, कम दूरी के लिए। इसलिए कम दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, दे आर रिलेटिवली डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। अगर इसका एग्जांपल आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे कि डिश टीवी का जो रिसीवर होता है उसमें हम लोग रिमोट का यूज करते हैं। तो टीवी के लिए या फिर रिसीवर के लिए या फिर सेट टॉप बॉक्स के लिए और भी वीसीआर, इस तरह के मतलब अलग अलग टाइप के जो डिवाइस हैं तो वहां पर जो कंट्रोल मिलता है, आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, उसका यूज हम करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। आप अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो रिमोट से। तो ये है इंफ्रारेड सेंसर का यूज करके बनाया जाता है। किसको? इंफ्रारेड सेंसर का यूज करके। तो आप लोग जो IoT अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट के टोटल जो है सारे के सारे सेंसर के हैं, आप इनका यूज करके खुद का एक बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो रिमोट कंट्रोल डिवाइस फॉर योर ऑब्जेक्ट्स। बाकी तो यहाँ पर जो है हमारे शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है इंफ्रारेड सेंसर। उसके साथ में तो ये डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल बोल सकते हो उसको। और उसी के साथ में चीप एंड इजी टू बिल्ड है, यानी कि आप इसका यूज कर सकते हो और इसको बना सकते हो बहुत ही कम खर्चे में। सस्ता है इसका सेंसर, लो तो इजी है बनाना। समझ में? वो इतना ज्यादा इजी है कि आप लोग क्लास कर रहे हो, मैं इसका एग्जाम्पल अगर बता दूं तो खुद जाके आप लोग क्लास में प्रैक्टिकल करके अपने आप से ही बना लोगे। इसका सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के पार इसका सिग्नल नहीं जाता, इसकी फ्रीक्वेंसी बाहर नहीं जाती है। इसको आप एक ऐसा डिसएडवांटेज भी मान सकते हो कि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसका एरिया लिमिटेड है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के पार नहीं जाता है। तो ये अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस इस तरह का इंफ्रारेड वाला सिस्टम आपने लगा कर दिया है यहाँ पर अपने रूम में, तो उस टोटल रूम में इसका सिग्नल आपको मिलेगा, लेकिन इस रूम के बाहर में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल स्मार्टफोन है जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो बस आप अपने रूम में एंटर करो और आपका नेटवर्क आ गया, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। इसके लिए आपको कोई भी फिजिकल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई एंटेना सेट करना पड़ेगा या आपको फिजिकल कोई कनेक्शन लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें किससे, अगर हम माइक्रोवेव कंपेयर करें जिसमें हमको ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसमिट करने वाला और रिसीव करने वाला जो एंटेना है दोनों एक्यूरेटली सेम होगा, तभी ट्रांसमिशन हो पाएगा, तभी कनेक्शन हो पाएगा, डेटा ट्रांसमिशन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस आप अपने रूम में एंटर करो और आपको कनेक्शन मिल जाएगा, आपको सिग्नल मिल जाएगा। तो ये है हमारा एक। और दूसरा हमारा क्या, इसके लिए नहीं क्या हमको गवर्नमेंट का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई डिवाइस बना रहे हो, अब IoT की आप लोग पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, तो आप जाहिर सी बात है कि आप लोग बनाओगे, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या जाना पड़ेगा कि आप लाइसेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं। तो इस तरह की डिवाइस बनाने के लिए, इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अगर एज कम्पेयर टू रेडियो सिग्नल अगर आप बनाने हो तो उसमें रेडियो वेव वाला सिग्नल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो एक और चीज मैं बना के यहाँ पर रखा हूँ, वो क्या चीज है। यहाँ पे मैंने पहले शॉर्ट रेंज की बात की थी, लेकिन इस तरफ अगर देखोगे कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेस से कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सा है, इंफ्रारेड सेंसर, है नहीं। तो इंफ्रारेड सेंसर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि शॉर्ट रेंज ओनली, यहाँ पे लिखा है वाइडली यूज फॉर शॉर्ट रेंज, यानी कि सबसे ज्यादा जो और सबसे ज्यादा जगह पे जो यूज होता है वो वाइडली यूज होता है शॉर्ट रेंज के लिए। लेकिन जो हम लोग नहीं कर सकते इसका यूज, ये जो साइंटिस्ट है, जो स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे इसरो का नासा हो गया, है कि बहुत सारे अलग अलग जो स्पेस कंपनी है वो इनका यूज करते हैं। उनके पास में ऐसी सिस्टम होती है, ऐसा उनके पास में फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा होता है, सेंसर बहुत ही हाई करने वाले होते हैं, तो वो इनका यूज करते हैं सैटेलाइट से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। अब देखो यहाँ स्पेस में, मतलब यहाँ से कोई अगर बाहर में है, स्पेस में कोई सैटेलाइट है, लेकिन जस्ट अर्थ से बाहर सैटेलाइट है, तो बीच में पहाड़ है क्या, नहीं है ना, डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा क्या, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके साथ में नहीं आना चाहिए। तो
तो ऐसा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट तो नहीं है। हाँ, जब बारिश होता है, मौसम खराब होता है, तो सैटेलाइट का सिग्नल वीक हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि आप लोग का बारिश के टाइम पर जो आप रेडियो पर सुन रहे होते हैं उसका भी सिग्नल कभी कभी वीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी सैटेलाइट से आ रहा होता है। उसके जवाब में अगर आप देखोगे तो आप जो चैनल मतलब टीवी लोग देखते हो घर में, सेट टॉप बॉक्स लगा के, डिश एंटीना लगा के, उसका भी सिग्नल वीक हो जाता है। तो वो बादल की वजह से होता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बादल होगा तो चलेगा ही नहीं, चलेगा, बहुत अच्छे चलेगा, लेकिन मौसम के कारण ये जो है फेल हो जाता है थोड़ा बहुत। इसीलिए जब देखता हूँ कि आप लोग ने मतलब कि कभी कभी सुने होंगे कि ये स्पेस मतलब रॉकेट लॉन्च होने वाला था, मौसम के कारण नहीं लॉन्च करे। तो किस लिए? क्योंकि लॉन्च तो कर दे, कंट्रोल कैसे करोगे जब सिग्नल ठीक से नहीं मिलेगा? तो कोई रिस्क लेगा क्या कि मैं अपना सैटेलाइट लॉन्च करूं और उसमें फिर ना नेटवर्क ठीक से ना मिले, तो हमारा उसको रॉकेट को कंट्रोल कौन करेगा? उससे डेटा कौन लेगा? उसको सिग्नल कौन देगा? राइट। तो इसी वजह से साफ और अच्छे मौसम पर यूज किया जाता है, ताकि हमको सिग्नल जो है प्रॉपर मिले, ट्रेस कर सके, डिटेक्ट कर सके हमारा कहाँ पर जा रहा है रॉकेट, है कि नहीं? अभी देखो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, कितनी अच्छी बात है हम लोग के लिए, ये प्राउड मोमेंट था पूरे इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, है कि नहीं? कि जो कभी कोई नहीं कर पाया वो हमने करके दिखा दिया, है कि नहीं? चंद्रयान 3 सब लोग देखे हो, उसका लाइव भी चल रहा था, बहुत मजा आया उसमें। तो उसमें देखो वहां पर भी जो भी छोड़ा गया था वो मौसम को देखकर ही छोड़ा गया। उससे पहले रशिया ने भी अपना लॉन्च किया था, उसका फेल हो गया, और वो भी बोले कि नहीं ग्लिच आ गया था, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया था, जो भी है कि नहीं? तो ज्यादातर जो स्पेस की तरफ मिशन लॉन्च की जाते हैं उसका पर्पस बहुत सारे रिसर्च को करना होता है कि नहीं? लेकिन ये जो लॉन्च का जो मतलब कि टाइम है, ये पूरा अच्छा होना चाहिए, अपना मौसम अच्छा होना चाहिए, सिग्नल प्रॉपर आना चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अगर 2-4 सेकेंड के लिए भी कम्युनिकेशन लूज होता है तो फिर समझो बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 में यही हुआ था। सिग्नल जो है वो 2-4 सेकेंड के लिए मतलब कि नहीं हो पाया था, तो जिसकी वजह से पूरा मिशन फेल हो गया था। समझ में? तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो ये टेक्नोलॉजी इनका यूज सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, किस लिए होता है, इसीलिए कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो आजकल जो मतलब कि हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं उसको कुछ इस तरह से भी डिजाइन किया जाता है कि अगर उनको सिग्नल ना भी मिले तो वो ऑटो सिग्नल मतलब कि ऑटो प्रोग्राम होते हैं, पहले से प्रोग्राम कर दिए जाते हैं कि अगर सिग्नल लूज हो तो वो कैसे काम करेंगे। ऐसा भी चंद्रयान 3 के साथ में चंद्रयान 2 के साथ में ऐसे ही किया गया था। चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम आ गई तो वो अलग बात है, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो जब लॉन्च हुआ ना तो उसमें आप देखोगे कि वो अपने आप से लॉन्च हुआ था, उसको मतलब कि अपने आप से वो लैंड हुआ था मून पर, उसको कोई लैंड नहीं करवाया, उसमें प्रोग्राम कर दिया गया था कि जब लैंड होने लगेगा तो उतना टाइम पे धीरे धीरे किस तरह से थ्रस्टर का यूज करना है, उसके बाद में अलग से कौन कौन से उसमें जो डिवाइस लगे हैं वो कब कैसे काम करना चाहिए, वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया गया था। क्योंकि उसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जहां उसको तरह का कंट्रोल नहीं किया जाता, इसलिए पता है क्योंकि मून जो है हमारे अर्थ से काफी दूर है, तो कोई भी सिग्नल जो हम वहां तक भेजते हैं और वापस जब तक वो सिग्नल आता है, सिग्नल जाने में और आने में लगभग 2 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? 2 सेकंड का टाइम, अर्थ से मून तक जाना, चंद्रयान 3 को सिग्नल देना और वहां से सिग्नल एज एक्नॉलेजमेंट वापस आना, 2 सेकंड का टाइम लगता है। और चंद्रयान 3 का स्पीड कितना था कुछ पता है? गोली से ज्यादा स्पीड है। तो मान लीजिए 2 सेकंड का भी अगर लेटेंसी होता है सिग्नल्स में, 2 सेकंड का भी अगर लेट हुआ तो वो तो चंद्रयान न जाने तब तक कहां पहुंच चुका होगा। फिर जिस टाइम पे हमको देना रहेगा कि हाँ अब इस टाइम पे ये वाला थ्रस्टर ऑन करना है, वो कहाँ हो पाएगा फिर उस जगह पे, वो तो निकल चुका आगे। तो ये हुआ था हमारे चंद्रयान 2 के साथ में भी, लेटेंसी की वजह से, सिग्नल वीक होने की वजह से वो बहुत बड़ा मतलब कि नुकसान था हमारे लिए। लेकिन ये जो हुआ है ये काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। उसमें भी ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था कि वो अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल होकर लैंड हो सके खुद से, जगह भी खुद से डिसाइड करेगा, जगह भी, उसमें भी सेंसर लोग लगा रहता है, वही सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और कौन कौन से सेंसर, जब बहुत सारे सेंसर लगे होते हुए एटमॉस्फेयर को समझेगा, वहां के इन्वायरमेंट को समझेगा, धूल मिट्टी सब कुछ समझेगा,
टेम्परेचर को समझेगा, फिर अपने हिसाब से जगह डिसाइड करेगा, कौन सा सरफेस उसके लिए अच्छा है, कहाँ पर क्रेटर है कि नहीं है, वो टोटल खुद से एनालाइज कर लेगा टोटल इन्वायरमेंट। उसके बाद में ऑटोमेटिक वो सेफ प्लेस पर लैंड करेगा। जहां पर लैंड हुआ है उसका नाम तो पता ही होगा, किस जगह पर लैंड हुआ है उसका नाम नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रखा हुआ है, क्या नहीं पता? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है, ये भी नहीं पता। शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है जहां पर वो लैंड हुआ था। और हमारा उसके बाद रोवर बाहर आया, वो निकल के सामने आया, फिर वो इनके बच्चों की तरह खेल रहा था, है कि नहीं? मम्मी की गोद से उतरा और खेलने लगा, वहां पर घूम रहा था, नाच रहा था। फिर वहां से वो उसमें बहुत सारे सेंसर लगे थे ताकि वहां पे जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको वो पिघला सके, ऐसा टाइप का। उसमें लेजर लगा हुआ था, लेजर बीम लग रहा था। उसके बाद में और भी उसमें बहुत सारे सेंसर लगे थे। हाँ गड्ढा भी था, मतलब उसको क्रेटर बोलते हैं, उसी को क्रेटर बोलते हैं। ये क्रेटर मतलब कि छोटे से लेकर मतलब कुछ मीटर से लेकर 8-10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर से लेकर मतलब कि 100 किलोमीटर की दूरी तक भी वो गड्ढे होते हैं। यानी छोटे से लेकर बड़े तक, जो हाईएस्ट है लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास का वो गड्ढा नापा गया। 2500 किलोमीटर, इतना लंबा लंबा भी मतलब कि क्रेटर होता है। और क्रेटर कैसे पड़ते हैं वो तो पता ही है, नहीं पता? क्रेटर उसमें गड्ढे कैसे आते हैं चांद में, नहीं पता। अगर चांद ना होता, अगर मून ना होता तो आज हमारा अर्थ भी नहीं होता। अर्थ के सामने में आने वाले जितने भी उल्कापिंड मीटरोइड्स जो होते हैं, तो वो पहले कहाँ चांद पर टकरा जाते हैं बोल के हमारा पृथ्वी बच जाता है। तो ही इज अ डिफेंडर, वो असल में मामा है, इसीलिए क्योंकि वो हमें बचा रहा है। पहले जो भी आता है सब वहीं पर। तो आज नहीं, आज के हजारों साल पहले जो भी मीटरोइड्स मतलब कि एक दूसरे से टूटे हुए थे, जो तारा जो स्टार्स थे वो आपस में जब विस्फोट हुआ था, तो उन्हीं में से बहुत सारे ने क्या मतलब कि अलग अलग नए नए तारे बने, नए स्टार्स बने, उसी के साथ नए नए अगर बोलो तो प्लैनेट्स भी बने। उन्हीं में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी है, उन्हीं में से प्लैनेट हमारा मून भी है, इसी तरह से सूरज, सब इसी तरह से बने इस बड़े विस्फोट से, जिसको आप लोग देखोगे तो आपको मिल जाएगा थ्योरी में। अलग अलग जो साइंटिस्ट ने अपने लिया है बिग बैंग थ्योरी का, सुनोगे अगर देखा करो, बहुत कुछ है जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जानने के लिए आपको। और बहुत मजा आता है जब स्पेस के बारे में आप लोग देखते हो, वहां का वीडियो देखो, समझो, बहुत गजब का लगता है। तो उतना टाइम पे जो भी मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे से चीजें टकरा रही थी। ये प्लैनेट उससे टकरा था, वो प्लैनेट उससे टकरा था, छोटे छोटे, फिर उसमें से जो पत्थर होते थे वो छोटे, हमारे लिए छोटे, लेकिन अक्सर में उनका जो रियलिटी था वो इतना था कि वो जैसे कि 300, 400, 500 मीटर लंबा कोई बड़ा पहाड़ पत्थर वो जाके टकरा रहा था। तो उसमें से बहुत सारे ने क्या हमारे मून से भी टक्कर हुआ। तो जहां पर वो टक्कर हुआ ना, उस टोटल एरिया में इकट्ठा हो गया। तो ऐसे पड़ता है क्रेटर। और वो खाली क्रेटर खाली यहीं पर नहीं है, हमारे खुद अर्थ में भी ऐसे मतलब कि क्रेटर आपको देखने को मिल जाएंगे जो मीटरोइड्स से हुए हैं, और जिनसे ही हमारा पहले का जो जनरेशन, एक्चुअली पहले का नहीं, 1000 years ऑफ है आगे का अगर देखा जाए तो वहां के जो पहले जीव जंतु लोग हम लोग ना डायनासोर्स का पहले पूरा ड्यूरेशन था, उनका पहले साम्राज्य चल रहा था, तो वो भी किसी मीटरोइड की टक्कर खाने की वजह से ही खत्म हुए, सब विलुप्त हो गए। आज उनका कोई भी नहीं बना, फिर हम लोग गए उनके बाद में, राइट। तो ये इस तरह का है, साइंस में बहुत सारी चीजें समझने के लिए है। तो अगर स्पेस साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह के जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी है वायरलेस वैसे ही काम करता है। अगर मान लीजिए स्पेस शटल को लॉन्च करना होता, कम्युनिकेशन के लिए कोई वायर हम यूज करते तो कितना वायर यूज करते? ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर देना कमेंट में। जो देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स वो भी हमें कमेंट करेंगे कि हाँ अगर वायर का यूज करते तो कितना वायर यूज करते, वायरलेस नहीं होता है नहीं। तो ठीक है, ये हमारा क्या था, अनगाइडेड मीडिया का इंफ्रारेड वेब टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना और समझा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके नेक्स्ट बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। ओके।